तो नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में रेडियो एक्टिव डीके में जो सामान बाहर आता है, जो माल बाहर आता है, अल्फ़ा बीटा गामा, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा काफ़ी, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस वीडियो और नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में आपको एक अलग नज़रिया देने के लिए। तो नज़रिया मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्फ़ा बीटा गामा को समझने के लिए। तब अगर आप एक पागल हाथी और खुले सांड को इमेजिन कर सकते हैं तो आप इस नज़रिए को समझ जाएंगे और ये शायद नज़रिया आपको बहुत मदद करे। तो इस प्लेलिस्ट में 2-4 वीडियो पहले हमने रेडियो एक्टिविटी पर बात किया था। हमने देखा था कि कुछ आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं जो क्या करते हैं, या तो पार्टिकल्स इमिट करते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो इमिट करते हैं या फिर दोनों इमिट करते हैं। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। बाद में पता लगा कि भाई जो पार्टिकल का इमिशन होता है वो 2 तरह का होता है। अल्फा इमिशन में हीलियम न्यूक्लियाई वो बाहर आते हैं और बीटा इमिशन में इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। थोड़े और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आते हैं बीटा इमिशन में, लेकिन बीटा इमिशन को जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये अपने को पता लगा कि बहुत हाई एनर्जी गामा रेज वो बाहर निकलती हैं। और इस इमिशन को, पार्टिकल के इमिशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इमिशन को काफ़ी बार हम बोलते हैं कि भाई रेडिएशन इमिट हो रही हैं। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर डेंजरस है क्योंकि वहाँ से रेडिएशन लीक हो सकती हैं। तो बात इतनी सी है कि भाई कुछ आपके पास अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं जो स्टेबल होने के लिए या तो हीलियम न्यूक्लियस वो इमिट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं या फिर एक्सरे की तरह बहुत हाई एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करती हैं। बस इतनी सी बात है। और ऐसा नहीं है कि भाई ये सब किसी एक फैंसी लेबॉर्ट्री में हो रहा है, लैब में हो रहा है कहीं पे, ऐसा नहीं है। आपके जाने बिना, आपको पता हुए बिना, आपके इर्द गिर्द सदियों से ये चले जा रहा है और सदियों तक चलता रहेगा भी। और ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं जो अल्फा बीटा गामा इमिशन करते हैं, ये नेचर में भरे पड़े हैं सब जगह पे। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में जो पत्थर लगा हुआ है या फिर जो मार्बल डाला हुआ आपने, ग्रेनाइट डाला हुआ है घर में, उसमें से कोई ऐसा मटेरियल है जो ये इमिट कर रहा हो। आप कुछ खाते हैं फॉर एग्जांपल, उनमें कुछ मटेरियल हो सकते हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल, फॉर एग्जांपल C14 प्लांट में से अपने को आता है, या फिर आप बाहर जाते हो तो कॉस्मिक रेज से आप पे अल्फा बीटा गामा आप एक्सपोज हो सकते हैं। तो ये सब नेचुरल तरीके हैं, कुदरत साइड पे अपना कुछ काम किए जा रही है और हम सदियों से अल्फा बीटा गामा को एक्सपोज हुए जा रहे हैं। लेकिन इसकी जो डोज है बहुत कम मात्रा में हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं और सदियों से हम लोग एक्सपोज हुए जा रहे हैं। तो हमारी बॉडी एवोल्यूशन के माध्यम से अब इसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए आपको टीवी डिबेट्स नहीं सुनते या फिर धरने या फिर जुलूस नहीं निकाला जाता कि भाई मैंने एक सेब खाया था उसमें C14 था तो सारे के सारे बागों को, सेब के बागों को बंद कर दिया जाए या फिर सारे के सारे सेबों को जला दिया जाए। तो सवाल ये कि अगर सदियों से ऐसा चलता आया और सदियों तक ऐसा चलेगा तो अपने को क्यों इसकी चिंता करें, क्यों केयर करें, क्यों पढ़ें इसके बारे में। रीज़न उसका यह है कि भाई इंसान ने नेचर के साथ, कुदरत के साथ छेड़छाड़ की हुई है, तो संतुलन हमने बिगाड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल फिशन छेड़छाड़ है। काफ़ी नॉर्मल एलिमेंट्स को हम लोग रेडियो एक्टिव बना सकते हैं आजकल, वो बनाते हैं हम लोग, वो छेड़छाड़, और काफ़ी और तरीके हैं। तो कुदरत में अल्फा बीटा गामा की अभी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, डोज है, वो ज़्यादा होती है। तो संतुलन जो पहले था वो संतुलन नहीं रहा है। तो इसलिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि भाई ये क्या चीज़ें हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं। तो अब अगर आपको समझना है कि भाई इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं, तो आपको इनको एक बड़े ही अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि वही नज़रिया बताएगा कि भाई ये फ़ायदेमंद कब हो सकते हैं और ये नुकसानदेह कब हो सकते हैं। और वो पर्सपेक्टिव है आयनाइजिंग पावर का और पेनिट्रेटिंग पावर का। तीनों का, अल्फा बीटा गामा का अलग अलग आयनाइजिंग पावर होता है और अलग अलग पेनिट्रेटिंग पावर होता है। आयनाइजिंग पावर का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जिसने अल्फा पार्टिकल इमिट किया, तो जब वो किसी मैटर को हिट करता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ को हिट करता है या फिर एयर को हिट करता है या फिर किसी पेपर को हिट करता है, राइट। तो जब वो हिट करता है किसी मैटर को तो कितनी आसानी से उस मैटर में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकता है। पेनिट्रेटिंग का पावर मतलब कि किसी मटेरियल में, अगेन कोई भी मैटर आपके एयर होगी, जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे रुकने से पहले, राइट। तो एयर में तो तीनों के तीनों काफ़ी देर तक ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास उससे थोड़ा मोटा मटेरियल लेके आ जाए, आपके पास 4 इंच की एल्युमिनियम की फॉइल है, तो हो सकता है कि एक पार्टिकल जो है उसको हिट करते रुक जाए, दूसरा शायद हो सकता है कि सिर्फ 2 इंच तक ट्रैवल करे उसके बाद रुक जाए, तीसरा पार्टिकल हो सकता है कि भाई चारों इंच ट्रैवल कर जाए, दूसरी तरफ निकल जाए बाहर। तो किसी मटेरियल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रुकने से पहले उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। जनरली अगर आपके पार्टिकल का मास या किसी चीज़ का मास ज़्यादा है
तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी। और ये पर्सपेक्टिव या फिर नज़रिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट है को समझने के लिए, क्योंकि ये नज़रिया ही हमको बता सकता है कि भाई ये कब फ़ायदेमंद है और कब हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कब देखो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसका बहुत ज़्यादा यूजेस हैं उसको मेडिसिन में यूज़ करते हो आप, उसको आप रिएक्टर्स में यूज़ करते हो एनर्जी पैदा करने के लिए, राइट। तो अगर आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो मतलब आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ काम कर रहे होंगे, और आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ काम कर रहे हो मतलब आपके पास अल्फा बीटा गामा रेडिएशन आएंगे। तो इसलिए जब लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से डरते हैं या फिर बोलते हैं कि उनको बंद कर देना चाहिए या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर के खिलाफ नारे लगाते हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है अल्फा बीटा गामा की आयनाइजिंग पावर, उसके लिए डरते हैं लोग। क्योंकि जैसे हमने बोला कि यहाँ पे कि भाई तीनों में डिफरेंट आयनाइजिंग पावर है, अलग अलग कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन निकालने की, लेकिन तीनों निकालती हैं इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर एग्जाम्पल विजिबल लाइट हो गई या फिर हीट से जो रेडिएशन आपको आती है, फिर रेडियो वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स होती हैं, वो आयनाइजिंग नहीं होती। वो जब अगर आपको हिट करेंगे फॉर एग्जाम्पल तो एनर्जी डिपॉजिट करेंगी आपकी सेल वेल को, सेल वेल आपके थोड़ा वाइब्रेट करेगा, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालती वो, तो वो आयनाइजिंग नहीं होती। लेकिन ये जो तीन है ये आयनाइजिंग है। तो भी इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है जो किसी मैटर पे स्ट्राइक करता है, तो कुछ वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड फन तोड़ेगा, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो आपके पास क्या हुआ, मैटर में आपके पास आयन्स आ गए। लेकिन प्रॉब्लम इन आयन के साथ ये है कि भाई ये आयन जो है ये बड़े ही आवारा किस्म के प्राणी होते हैं, ये किसी के साथ भी चले जाते हैं, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे कुछ नहीं बोल सकता, कौन सी सीटी पकाने वाले कोई नहीं बोल सकता, और इसलिए ये डेंजरस होते हैं। और वो डेंजरस इसलिए फॉर एग्जांपल गलती से आपकी बॉडी के अंदर एक अल्फा मीटर चला जाता है, जब अंदर चला जाएगा तो वो अल्फा पार्टिकल भी इमिट करेगा। वो अल्फा पार्टिकल जो है अगर आपके ऑर्गन्स के डिफरेंट सेल्स पे अटैक करेंगे तो उनको आयनाइज भी करेंगे। अब जो आयन्स पैदा हो रहे हैं अंदर ऑर्गन्स के अंदर वो कैसे रिएक्ट करेंगे कुछ नहीं बोल सकते, कैसे चेंज होने वाले कुछ नहीं बोल सकते, वो म्यूटेट कर सकते हैं। वहाँ से आपके पास ट्यूमर सेल्स बन सकते हैं, कैंसर बन सकता है, आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट वो पैदा कर सकता है वो। और ये खाली इंसानों की बात नहीं है, सेम चीज़ वो एनिमल्स में कर सकते हैं, प्लांट्स में कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई पार्टिकल जिसकी आयनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। और सिमिलरली पेनिट्रेटिंग पावर भी एक रीज़न है कि भाई लोग इससे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से कतराते हैं, इससे दूर भागते हैं, इसको अपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता, गामा का बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अल्फा और गामा के भी यूज़ कर रहे हो तो आपके पास अल्फा और गामा ये अज्यूम करते हैं आपके स्किन के सेल्स हैं, तो अल्फा तो स्किन रोक देगी, लेकिन गामा जो वो स्किन से निकल के अंदर बॉडी के अंदर चला जाएगा, बॉडी के अंदर से दोबारा बाहर निकल जाएगा। लोग बोलते हैं नहीं खतरनाक चीज़ें हैं, ये कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं, कहाँ जाती हैं, कुछ पता नहीं है, दूर रहने का अपने को इनसे। तो ये तो रीज़न था जिसके कारण लोग डरते हैं इनसे। लेकिन अगर हमारे पास ये नज़रिया है तो हम सच में पता कर सकते हैं कि भाई ये कितने डेंजरस है, इनका इम्पैक्ट कितना होगा, उससे बचा कैसे जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अल्फा और बीटा पार्टिकल है, उन दोनों की सेम एनर्जी है और किसी मैटर में वो हिट करने वाले हैं। तो सिंस अल्फा का जो मास होता है बीटा से बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत दूर तक नहीं जाने वाला, ये बहुत दूर तक जाने वाला है, राइट। तो पेनिट्रेटिंग पावर से हम पता कर सकते हैं कि भाई कोई चीज़ कितना ट्रैवल करने वाली है। तो अगर अपने को उन चीज़ों को अपने कमरे से बाहर रखना हो, अपनी लाइफ से दूर रखना हो, तो कैसे हम उनको स्टॉप कर सकते हैं। सिमिलरली आयनाइजिंग पावर का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन यहाँ पे अल्फा अपने को पता है कि भाई बड़ी जल्दी रुकने वाला है, यहाँ पे लेट्स से खाली इन 2 एटम को हिट करता है रुक जाता है यहीं पे। तो सिंस रुक जा रहा है मतलब सारी की सारी एनर्जी जो है ये इन 2 एटम्स को ही दे देगा, ये यानी उन 2 एटम्स की वाट लगने वाली है, बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख देगा उन 2 एटम्स को। लेकिन बीटा जो है सिंस बहुत दूर तक जा रहा है तो सारी की सारी एनर्जी वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी बहुत ज़्यादा एटम्स को देने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा जो है फॉर एग्जाम्पल, तो कहने का मतलब ये कि भाई अल्फा फॉर एग्जाम्पल जो है वो थोड़ी दूर तक चलेगा, लेकिन उस थोड़ी सी डिस्टेंस में वो बहुत ज़्यादा आयंस क्रिएट करेगा, थोड़ा फोड़ी क्रिएट कर देगा। लेकिन बीटा जो है वो बहुत दूर तक जाएगा और थोड़े थोड़े आयंस क्रिएट करेगा। तो ये समझ बड़ी जरूरी है जब हम इनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इनको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक और तरीका आयनाइजिंग पावर और पेनिट्रेटिंग पावर को समझने का है कि भाई आयनाइजिंग पावर को आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो एक पागल हाथी है जिसको आपने भीड़ पे छोड़ दिया है। तो हाथी बहुत दूर तक भागेगा नहीं, ज़्यादा दूर तक जाएगा नहीं, लेकिन जो भी उसके आजू बाजू में आएगा, जो रास्ते में आएगा, उसकी ये वाट लगाने वाला तोड़ मोड़ के रख देगा वो। और पेनिट्रेटिंग पावर को समझ सकते हो एक खुला सांड जिसको आपने ऐसा लाल कपड़ा दिखा के दौड़ाया है, ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा उस मूवी की तरह। तो वो सांड बहुत दूर तक भागने वाला है, रास्ते में जो जो भी आएगा उसको थोड़ी वाट लगाएगा, यहाँ फेंकेगा वहाँ फेंकेगा, लेकिन उनको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी।
बहुत दूर तक भागने वाला है, बहुत ज़्यादा लोगों को मारेगा, लेकिन हर एक आदमी को ज़्यादा चोट नहीं लगने वाली। तो अब तक के डिस्कशन से आप ये मत सोचिए प्लीज़ कि भाई ये अल्फा बीटा गामा डेंजरस है, दूर रहना चाहिए इनसे, ऐसी बात नहीं है। अगर हमको इनके पागल हाथी वाला जो नज़रिया है उसकी समझ है, अगर हमको खुले सांड वाला इनका जो नज़रिया है उसकी समझ है, तो हम उनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेडिएशन से अगर बहुत हाई मात्रा में, बहुत हाई डोज में ये कैंसर कर सकती हैं, लेकिन इन रेडिएशन को ही हम यूज़ कर सकते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल गामा रेज जो होती हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है और उनकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बॉडी के किसी हिस्से में अगर कैंसर है तो आप उस पार्ट पे गामा रेज से अटैक कर सकते हो, कैंसर सेल को तबाह करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, मारने के लिए। लेकिन ये छोटी सी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी ऑर्गन है, राइट, और ये कैंसर सेल्स हैं यहाँ पे, इसको आपको डिस्ट्रॉय करने का, तो गामा रेज आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। गामा रेज बहुत दूर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी एनर्जी देंगी, राइट। तो यहाँ पे अगर आपके पास खाली एक ही गामा की बीम है, यहाँ तक तो पहुँच जाएगी, लेकिन बहुत कम एनर्जी देगी। तो अगर इसको आपको सच को मारने का, तो आपको बहुत ज़्यादा बीम्स, बहुत ज़्यादा गामा रेज इस पर डायरेक्ट करनी पड़ेगी। उससे आप इसको तो मार दोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई ये इतनी बड़ी बीम जो है इस एरिया से गुजर रही है, ये आपके हेल्दी टिश्यूज़ हैं, हेल्दी सेल्स हैं, तो ये उनको भी तो डिस्ट्रॉय कर देगी फिर ये। लेकिन अब अगर आपके पास पागल हाथी और खुले सांड का नज़रिया है, तो आप एक मामा शक्ति की चाल चल सकते हो यहाँ पे। आप यहाँ पे इस कैंसर सेल पे डिफरेंट डायरेक्शन से थोड़ी थोड़ी गामा रेडिएशन स्ट्राइक करो, तो इसको तो पहले जितनी एनर्जी मिल रही है ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन जो आपके हेल्दी टिश्यूज़ हैं उनमें थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट होगा, थोड़ा थोड़ा डैमेज होगा। होपफुली आज के डिस्कशन के बाद आप थोड़े कन्विंस हुए होंगे कि क्यों अल्फा बीटा गामा को एक पागल हाथी और खुले सांड इन दो नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल आप में से कल बहुत लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन में हो सकते हैं और शायद आप बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि भाई इस स्टेट या कंट्री में न्यूक्लियर पावर यूज़ करें कि ना करें। जब डिसीजन इतने इंपॉर्टेंट हो, जिस डिसीजन पे अर्थ की लाइफ डिपेंड कर सकती है, जो बाकी जीव जंतु उनकी लाइफ डिपेंड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई दो राय नहीं कि फॉसिल फ्यूल, जो कोयले का जलाना, किसी भी चीज़ का जलाना प्लैनेट के लिए सही नहीं है। जब ऑल्टरनेटिव आप ढूंढ रहे हो कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करें ना करें, इसके डेंजर्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इससे कैसे अपने आप को बचाया जाए इसके हार्म से, एंड सो फोर्थ, तो डिस्कशन जो है वो फैक्ट के बेस पे होनी चाहिए, ना कि व्हाट्स फॉरवर्ड के बेस पे। और अगर डिस्कशन फैक्ट पे हो रही है तो ये नज़रिया आपको बड़ा मदद करेगा। तो ये थी एक पागल हाथी और खुले सांड की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्फा बीटा पार्टिकल को इस नज़रिए से देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस न्यूक्लियर चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए इस न्यूक्लियर प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो को सीक्वेंस में देखिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी।